अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हुई सहाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी खैर व बरकत अता फ़रमाए और पाकिस्तान के लिए हमेशा आज का दिन एक अच्छी कोई बड़ी खबरें लेके आए। एक नज़र डालते हैं अखबारात की हेडलाइन पे और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मफरूर और चोर के लिए कानूनी रास्ता निकालने की सुप्रीम कोर्ट बार की कोशिश पर वजीर आजम का इजहार बरहमी। बहावलपुर में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से वजीर आजम का खिताब और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया किया गया है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, सुप्रीम कोर्ट बार मुजरिम के लिए अदालत गई, अगली पटिशन जेलें खोलने की करें वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा खबर ने इस अंदाज से पेश किया। बहावलपुर डिवीजन में सेहत कार्ड का इजरा, नवाज शरीफ कौम का पैसा चुरा कर लंदन फरार हुए, ताहयात नाअहली रुकवाने वालों को शर्म आनी चाहिए वजीर आजम इमरान खान। ताकतवर लुटेरे आजाद, वजीर आजम इमरान खान लंदन भागे शख्स की मदद के लिए अदालत जाने वालों पर बरहम। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। जब तक कौम साथ नहीं देगी कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बार चाहती है झूठ बोलकर बाहर जाने वाले को फिर मौका दिया जाए वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात ने भी वजीर आजम के बयान को हाईलाइट किया। सुप्रीम कोर्ट बार भगोड़े मुजरिम चोर के लिए अदालत गई वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, चोर के लिए अदालत जाने वाली सुप्रीम कोर्ट बार जेलें खोलने की भी दरख्वास्त दे दें वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट को जेली हरूफ में शाया किया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा, रिपोर्ट जाली, नया डॉक्टर भी भारतीय नसाद है वफाकी वज़रा। रोजनामा दुनिया ने बिलावल भुट्टो के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। 100% ये नहीं कह सकता कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा बिलावल भुट्टो। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, रॉ एज नवाज मेडिकल रिपोर्ट फाइल्ड इन लाहौर हाई कोर्ट। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, पीएम चाइड्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ओवर मूविंग सुप्रीम कोर्ट फॉर अ थिव एंड अ फ्यूजिटिव। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, नवाज एडवाइज्ड अगेंस्ट ट्रैवलिंग होम। द नेशन की स्टोरी है, इट्स अनफेयर टू ब्लेम पीएम इमरान खान अलोन फॉर इन्फ्लेशन। चौधरी शुजात। डॉन अखबार की लीड स्टोरी है, क्रिटिसाइज जजमेंट्स नॉट जजेस सेज जस्टिस बंदयाल। एक नजर डालते हैं जी रनडाउन पे। चोर मुजरिम और मफरूर के लिए अदालत जाने वाले जेलें खुलवा दें वजीर आजम इमरान खान। भारतीय नजाद अमरीकी डॉक्टर की नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मुतनाज़ा रिपोर्ट हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर वार, 24 अरकान हैं तो हुकूमत गिरा कर दिखा दें। सिंध में बल्दियाती इदारों को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट। आज के प्रोग्राम में रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया आला अदलिया से तवक्कुआत और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में तलत मसूद साहब का कॉलम राइजिंग अप द मल्टीपल चैलेंजेस और टॉप ट्रेंड है मुल्तान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा नहीं लगता प्रोग्राम का आगाज़ में ही कोई ऐसी बात की जाए, लेकिन कल से दिल बोझल है। शफीक साहब, खालिद, सलमान साहब, साजिद उमर गिल चला गया यार। वो एक ऐसा सहाफ़ी था बहुत शानदार, जिसके मुतालिक हर बंदे की एक राय थी कि वो इंतहाई नफीस आदमी है, बहुत मिलनसार, मोहब्बत करने वाला, पढ़ा लिखा, डाउन टू अर्थ आदमी था। और अभी हम प्रोग्राम से पहले भी हम सब बात कर रहे थे कि हमारा दिल बोझल है साजिद उमर की ये सुन के, और हमारी दुआ है हम सब की, चारों की और हमारी प्रोडक्शन टीम की, कि अल्लाह ताला साजिद उमर गुल को करवट करवट जन्नत नसीब करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमाए, दर्जात बुलंद करे। साजिद उमर गिल, जितना कल से अब तक हमने आपके हवाले से जिससे बात की, उसने आपके लिए दुआई कलमात ही कहे, और यही वो असल चीज़ होती है जो इंसान लेके जाता है। आपके साथ ढेर दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। साहब बहुत नफीस आदमी था। आप देखें जिससे भी बात करें ना, वो उसके कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं, हर एक से सारे से मिलना, फिर एक थॉरो प्रोफेशनल, और थ्रू आउट उसका कैरियर भी देख लेंगे, उसमें कोई दाग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वो इंसान दोस्त था। बिल्कुल वो उसमें कोई कहते ना, वो कोई अकड़ वो नहीं थी। वो
बिल्कुल थारो जेंटलमैन। बिल्कुल आपके साथ उसने अपने कैरियर का आगाज किया था हाँ। और मेरा तो खुद उनके साथ 15-20 साल का याराना था। भाई तो भी था, बड़ा प्यारा दोस्त, बिल्कुल और सही। इतना मिलनसार के हर दफ़ा जब गुफ्तगू करता था तो लगता था कि एक जान डाल देता था बहस में, उसमें गुफ्तगू में। शफकत इतनी थी, जूनियर सीनियर के साथ जो है ना जिस तरह से मिलता था। आखिरी मुलाकात उसकी वो प्रेस क्लब का जिस दिन इलेक्शन था उस दिन हुई, तो बड़े अच्छे उसने कोट शोट पहना हुआ था, सबसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था। लेकिन लगता ना कि ज़िंदगी हमारे अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन ये है कि वो जाते हुए अपने बहुत से दोस्तों को नाराज़ कर गया है, सही बात उदास कर गया है। बड़ा राणा साहब बड़ा हर दिल अजीज था सहाफियों में, और बड़ा प्रोग्रेसिव बड़ा जर्नलिस्ट progressive था। journalist और दूसरा शायर भी था। अब प्रेस क्लब की जिस तरह बात करें, प्रेस क्लब के इलेक्शन में मेरी भी उनसे मुलाकात है, और तमाम सहाफियों को, सब लोगों को बड़ी गर्म जोशी के साथ वो मिल रहा था। शायद उसका वक्त जो है थोड़ा रह गया था, तो इस हवाले से जो है प्रेस क्लब में जो इलेक्शन के दिन लोगों को मिला, उसका जो है ज्यादा लोग रेफरेंस उसका दे रहे हैं। मुझे तो उस्ताद जी कहता था, मैं मेरे पास आगाज़ उसने किया था, और यार इतना नफीस आदमी शफीक अवान कि उसके बोलने का अंदाज इतना धीमा, दिल में उतर जाने वाला, सॉफ्ट। बहरहाल यही जिंदगी है। एपीपी की जो उसने वेबसाइट्स पे जो वेब टीवी चला था, हाँ जी, हाँ। उसमें उसने इंटरव्यूज का एक सिलसिला शुरू किए थे। लोग देखें इंटरव्यू कैसे किए जाते हैं, कितने धीमे अंदाज में सिर्फ मुख्तसर सा सवाल रखता था, मुख्तसर सी बात करता था और बड़ी बड़ी बातें निकलवा लेता था। कमाल का। सब 3-4 दिन पहले मेरे इस क्लब में मुलाकात हुई तो मुझे लेके बैठ गया। अच्छा, पायने ना हाथ थोड़ा रखा करो, ये जो आपको नहीं पता, ये जो है ना आपकी अपोजिशन जो है नून लीग वाले कितने विंडिक्टिव है। मैंने कहा यार मैं इनको भुगता हुआ है, फिर भी ना अपना ख्याल रखो, ये जिस तरह आप उनको ले रहे इस तरह वो नहीं है। हाँ बिल्कुल मैंने कहा यार वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम बात भी ना करें तो कौन बात करे। हम उनके घर वालों के साथ हैं। अल्लाह हाँ जी, ताला उनके हमारे दर्जा अल्लाह बुलंद उनके करे। घर वालों का आगे मंजिलें बच्चों को आसान जो है ना करे। उनकी हाँ। बाकी मेरा ख्याल है कि जो सहाफ़ती लीडरशिप है और प्रेस क्लब और पीयूजे को भी चाहिए कि वो इस बात को शफीक साहब मेक श्योर करें कि उसके जो उनकी अहले जो खाना फैमिली है ना, है खास तौर पे उनको हम किस तरह सपोर्ट कम से कम उनके तालीमी अखराज जो है, क्योंकि ये उन मामलात जो लोगों है, में से था जिसने बड़ी खुददारी के पूरी साथ जिंदगी खुददारी के साथ गुजारी। ये ईमानदारी मतलब दो अमवात हैं जो आगे पीछे हुई हैं, एक एपीपी में फवाद की, और जो ट्रैफिक हादसे में हाँ जी, हाँ जी। जिनके इलाके उसके साथ जो है, और दोनों जो है वो ना भूलने वाली। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह दोनों को मुफ्त करे और उनके अहले खाना को सब्र दे। आमीन सुमा। अगर आपने बात की है ना कि ये साफी तंजीमें कुछ करें, एक तो उसके इंश्योरेंस वो तो उसको मिलनी मिलनी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बल्कि हुकूमत को अपने चाहिए जो गुजरे हमारे फवाद साहब जो है, खास तौर पे इसमें पंजाब के हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, वो आगे हैं, फरूख उसके लिए हबीब कुछ है। करें। बिल्कुल। वो शफीक साहब जो फवाद का केस था, जब फवाद साहब चौधरी फवाद साहब प्रेस क्लब आए, तो फवाद का जो केस था पूरी फाइल जो है, अब वो हमने एपीपी कुछ और दोस्त थे उनके साथ मिलकर उनके हवाले की, और फिर उन्होंने उसी वक्त उस पर ऑर्डर किए, और जो पीआईओ साहब हैं सुहेल खान साहब, उनको फवाद साहब ने कहा कि ये मसला सारा जो आप देखें जो हमें जावेद की डेथ हुई थी, उसकी जो बेवा हमारी भाभी थी उसको एपीपी में एडजस्ट कर दिया गया था। तो ऐसा कोई फवाद साहब कर दें, उसकी बेवा को एडजस्ट कर दें ताकि पढ़ी लिखी खातून है वो। पढ़ी लिखी खातून, उसका आगे ना रोजगार का मसला ना हो। ये हमारी तो फवाद साहब से रिक्वेस्ट है कि उसको एडजस्ट कर दें ताकि उनका रोजगार घर चलता रहे। बिल्कुल एग्री, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ ऐसा नहीं, इसको हम भी इंशाल्लाह बात करेंगे फॉलो उनसे, आगे हम भी इनसे बात करेंगे। चलकर जो फॉलो करेंगे। हाँ जी। और वो क्या कहते हैं जो फवाद वाली फाइल है वो मैं सुहेल खान साहब ने उस पर कर दिया था। कर दिया बल्कि आप ही सुहेल साहब से बात करें कि ये इसके लिए जी बिल्कुल बिल्कुल वो थे भी एपीपी में। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इस पे। अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। कल वजीर आजम साहब ने बड़ी खुल के बात की और बड़े जिसे कहते हैं दबंग अंदाज में बात की, और पहले मैं चाह रहा था एक रिपोर्ट शेयर कर लूँ आपसे, फिर उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि उसे एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करे कि पाकिस्तान में जेलें खोल दें। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से भागा हुआ है, मुजरिम है, झूठ बोलकर बाहर भागा है, इसे फिर से मौका देना चाहिए, फिर से मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगर आपको इसमें बुराई नजर नहीं आती तो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? इन सब से पहले उनको खोल दें। हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगर आप
इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। शहबाज शरीफ से मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के बैंक अकाउंट में 400 करोड़ कैसे आ गया? फैक्ट्री पर डाकू को बिठा देंगे तो वो भी बैंक करप्ट हो जाएगी। दावे से कहता हूँ कि गरीब और मकरूज मुल्कों में ऐसे ही डाकू पैसे चोरी करते होंगे। हर गरीब ममालिक में डाकू मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। गरीब चोरी करे तो जेल में डाल देते हैं, अमीर को NRO दिया जाता रहा। कल तो वजीर आजम खुल के बोले और ऐसा लगता है कि जैसे जो उनके अंदर दिल में जो बात थी उन्होंने लगी लिपटे बगैर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक खूबी है कि वो मुनाफिकत नहीं करते। जो बात दूसरे लोग जो हैं वो कहने से डरते हैं, वो खुल के उसका इजहार कर देते हैं। और उन्होंने बिल्कुल ही कहा है कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि अगर सबसे बड़ा हमारे इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बहुत बड़ा इदारा है, इलेक्टेड बॉडी है, अगर वो एक कन्विक्टेड प्रिजनर को कि उसके लिए आगे आएंगे कि उसको रिलीफ दें, तो फिर जो आप बाकी जो जेलों में बिल्कुल ठीक है, जेलों में पड़े उनको रिहा कर दें। फिर मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट बार से ये है, क्या इन्होंने कभी जो हमारे मजलूम लोग जो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, जो 10,000 5,000 5,000 रुपये जुर्माना पे कर सकते और वो जेलों में सड़ रहे हैं, फिर जो जिन लोगों को इंसाफ के लिए वो अपना धक्के खाते हैं, वकीलों के फीस नहीं अपना अदा कर सकते, और इस तरह के केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट बार ने ये इशू उठाया? क्या उन्होंने जो मजलूम अवाम और उनके लिए इशू उठाया कि भाई इनको इंसाफ फराहम किया करें? मतलब पता है कि हम ना सिलेक्टिव हो गए। हमारी सोसाइटी को जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा ना कि हमने ये मैं तो इस तरह कहूँगा कि हम चोर डाकू को पसंद करते हैं। अब हमारा एक माशरा इस किस्म का बन गया है, हमारी सोसाइटी इस किस्म की बन गई है कि हम जो शरीफ आदमी होता है या जो बेचारा ईमानदार आदमी होता है वो दबता ही रहता है। और ये जो ये नई उन्होंने शुरू किया है ना कि नवाज शरीफ को और उसको नाली ख़त्म करने का या ताहा याद नाली ख़त्म करने का, तो उस पर फिर ये नीचे तक ट्रैवल करेगा और कल कोई भी कानून की हुक्मरानी की बात नहीं करेगा। यही अपना हमारा जाएगा पुलिस के पास, यही जाएगा हमारे दूसरे इदारों के पास, और फिर वो अपना एक लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई आप हमसे इंसाफ मांगते हैं, हमसे बात करते हैं कि हम मेरिट पे बात करें, तो जो आपका ये हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट बार, अगर ये एक मुजरिम जो जिसके जिम्मे कौम का अरबों का पैसा है लूट मार का, उसको अगर उसकी अपना नायली ख़त्म करने के लिए जा सकती है तो हमारा क्या कसूर है? तो ऐसी चीज़ें नीचे से ट्रैवल करती हैं, इसी से सोसाइटी जो है वो ख़त्म होती है, उसका नुकसान होता है। तो बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे तवज्जो दिलाई है कि सुप्रीम कोर्ट बार इस पर रिविजिट करे, रिव्यू करे, और देखें कई बार ने इसकी मुखालफत भी की है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की तमाम बार इसके साथ हैं, और उन्हें अपना रिव्यू करना चाहिए कि भाई वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों एक मुजरिम को अपने जो है वो जिसने लूट मार की। हाँ, अगर इतने ही अपने उसके सगे हैं और चाहते हैं उन्हें क्या अपना पैसा लूट अपने जो उन्होंने लूट के ले गए वो वापस कर दें। ये प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, बार बार फवाद साहब ने आज भी कहा है कि आप अपना पैसा जो लूट के ले गए वापस ले आए, तो आप आके यहाँ जो मर्जी करें, लेकिन इस तरह ना फ्री लंच नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट बार को सोचना चाहिए कि वो ये किस तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म ने कल जो गुफ्तगू की उसमें जो एक हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है कि अमीर और गरीब के लिए दो अलग कानून है, उसकी तरफ फिर एक दफ़ा निशानदेही की है। जी बिल्कुल, उन्होंने निशानदेही की है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसके दौरे में आ रहा है। एक बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है ना, इसके तो देखिए पॉलिटिकल एम्बिशियस ये लोग हैं। आपको पता है ये इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है ये आसमा जहांगीर ग्रुप है। ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जजिस को बताए बगैर नवाज शरीफ साहब की तकरीर को चलाना वो भी इनके सियासी एजेंडे का हिस्सा था। इनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें, अच्छा फिर जिस वक्त नवाज शरीफ नाहल हुए थे तो इनमें से दो लोग जो हैं एहसन बून साहब और आबद साकी वो लोग थे जिन्होंने उस नाहली की हमायत की थी। अब बाद में इनका एजेंडा बदल गया। अच्छा फिर आप ये देखिए कि इन्होंने बाकायदा जो फरीक थे वो तो गए नहीं, आप किस तरह से फरीक बन गए सुप्रीम कोर्ट बार। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसका ये एक रिफ्लेक्शन था। अच्छा उसके एक पॉलिटिकल आपको अजाइम नजर आते हैं, सियासी अजाइम, और वो नवाज शरीफ साहब को के लिए चले गए, साथ जहांगीर तरीन को भी बुनियाद बना लिया,
और ये याद होगा शफीक साहब, जिस वक्त हमने इस प्रोग्राम में डिस्कशन की थी तो हमने ये कहा था ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के फोरम के ऊपर ये दरखास्त पिट जाएगी। और जो कल 3 नुकात उन्होंने बयान किए, एक उन्होंने कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला दे चुका है, दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी ताहयात नाहली के ऊपर 1-2 नजरसानी की दरखास्तें आई, वो मुस्तरद कर दी गई हैं, अब दोबारा कोई दरखास्त उस तरह से आ नहीं सकती, यानी उन्होंने इसको इंटरटेन ही नहीं किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह बात बिल्कुल ठीक बात की है कि बात यह है कि जब आप बार के फोरम्स को, जिनका काम मुल्क में कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करना है, जिनका काम मुल्क में अदालती इस्लाहात को लेके आना है, जिनका काम मुल्क में जस्टिस को स्पीडी करना है, जिनका काम मजलूम लोगों के साथ खड़ा होना है, वो ताकतवर लोगों के साथ खड़े होकर बार के लोग जो है और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को ट्रांसलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के फोरम को जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर यकीनी तौर पे उसका एक रद्द अमल तो आता है। और मैं आपको ये बताऊं, ये मसला तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बार है ना, आप देखिए पूरी बार इसके ऊपर तकसीम है। कई बार एसोसिएशनों ने बकायदा ये कहा कि ये हम इसके साथ नहीं है, इस एजेंडे के साथ। तो सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज किया है वो भी दुरुस्त है, लेकिन यहां पर रिव्यू करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कि वो कानूनी मामलात को पॉलिटिकल तरीके से जब हल करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आएंगी, और जब वो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आएंगी तो लोग आपके ऊपर फिर तनकीद भी करेंगे, फिर उस तनकीद को आपको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो अमल था उसकी एक तो अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने नफी कर दी, अब अगर से वो दोबारा उसको अपील करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया वो एक पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा था। ठीक है, और ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है, जैसे सलमान कह रहे हैं, काफ़ी दिनों से नज़र आ रहा है। पहले एक कॉन्फ्रेंस की गई, फिर उसके बाद अदालतों पर प्रेशर डालने के लिए कुछ वीडियोज़ आई, ऑडियोज़ आई, उसके बाद एक माहौल बनाने के बाद ये वाली गेम हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि अदालत ने जैसे कल एंटरटेन नहीं किया और एतराज़ लगा के वापस कर दिया, तो अदालतें भी इस बात को समझ रही हैं। देखिए राणा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं एहसन बून, ये नून लीग का जो सियासी एजेंडा है उसको जो है वो लेकर चल रहे हैं। और इसी तरह जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, इसी एजेंडे के तहत नवाज शरीफ साहब को वहाँ मदऊ भी किया गया। और इसी सियासी एजेंडे के तहत आपने देखा कि चंद रोज़ पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में इंसाफ की फ्राहमी के लिए जो इस्लाहात का, अदालती इस्लाहात का जो एजेंडा दिया गया, तो एहसन बून साहब की तरफ से उसकी भी खोलकर जो है वो मुखालफत की गई। और इसकी वजह से जो ग्रुप है, आसमा जहांगीर ग्रुप है, इसमें तमाम पार्टियों के वकला शामिल हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों के लोग शामिल हैं। उस ग्रुप के अंदर भी इस पॉलिटिकल एजेंडे पर जो है वो हमें इख्तलाफ नजर आता है। और बार एसोसिएशनों का तो इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका नुकसान भी जो है ये इस ग्रुप को बड़ा जो है, पिछले दिनों लाहौर बार एसोसिएशन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, वहां पर इस ग्रुप को जो है वो बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं है। तो इस पर जो है अब उनके ऊपर एक तरफ से दबाव जो है अब वो आना शुरू हो गया है कि वो अपने जो है इस पॉलिटिकल एजेंडे पर ना चलें और जाती मफाद की पिटीशन दायर ना करें, मफाद आमा की जो पिटीशन है वो दायर करें। राणा साहब, आप ये देखें, हमारे मुल्क में इंसाफ की फ्राहमी का हमेशा मसला रहा है। जस्टिस डिलेड, साल आग केस चलते रहते हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुई। तो क्या हमारी बात का फ़र्ज अवलीन ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार समेत कि वो इस तरह तवज्जो दे, बजाय कि एक ऐसा शख्स जो कि करप्ट डिक्लेयर हो चुका है उसके दिफा के लिए सामने आए इनडायरेक्ट? देखिए, कल एक बड़ा दिलचस्प फैसला सामने आया लाहौर हाई कोर्ट का। उसमें एक कांस्टेबल है शफाउल्ला, उस पे 2015 में केस बना। अच्छा, वो 6 साल अपनी सज़ा काट के घर चला गया, तो उस हाई कोर्ट ने, अदालत आलिया ने उसकी सज़ा जो थी वो कलादम करार दे दी। अब सज़ा कलादम हो गई, लेकिन वो तो 6 साल काट के चला गया। सुप्रीम कोर्ट बार और उसके ओहदेदारों ने कभी ये सोचा है कि जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, ये बार्स होती किस लिए, कि इनका वजूद का मकसद क्या है? क्या इनके वजूद का मकसद ताकतवर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना? एक ऐसा शख्स जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर चला गया, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान के कवानीन का एक किस्म का मजाक उड़ाया है,
आप पूरी कौम को 22 करोड़ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये ऐसे मुल्क लोगों का मुल्क है जो मुल्क की खजाने को भी लूटे, जिन्हें अदालतें डिक्लेयर कर दें कि ये सादी कमीन नहीं है। या तो आप अदालतों को बंद कर दें और कह दें कि जी जो इस मुल्क के अंदर ताकतवर है वो कानून तोड़े, खजाना लूटे, जो मर्जी करे, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, और पकड़ सिर्फ शफाउल्लाहों की और छोटे चोरों की और छोटे उनकी होगी, तो ठीक है भाई, फिर कर लो। अदरवाइज ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। 22 करोड़ ये जो मुसलमान थे बरे सगीर के, उन्होंने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि इस मुल्क के अंदर जो बालादस्त तबका है उसके लिए इंसाफ जो है वो बाहें खोल के खड़ा हो जाए और गरीब आदमी के लिए बाहें चढ़ा के खड़ा हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एहसन भवन साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है वकालत में, वकला तहरीक में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि उससे इस अमल से वो कोई हीरो नहीं बने। इस अमल से गरीबों, कमज़ोरों और ऐसे लोग जो इस मुल्क के अंदर बालादस्त तबके के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, एहसन भवन साहब वो उनके लिए कोई हीरो के तौर पे सामने नहीं आए हैं और उन्हें इस पे थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। अब देखिए, मैं शफीक साहब, कल जो रिपोर्ट जमा हुई नवाज शरीफ साहब की, डॉक्टरों ने कहा जी आप सफ़र नहीं कर सकते, आप कहा पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ हैं, मुझे प्रोड्यूसर ने बताया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट जमा हुई है, और अभी हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर जरका जो थी वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऑक्सीजन के मास्क लेके और सिलेंडर लगा के वो सेनेट में गई एक तरफ, और एक आप भी हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फेस किया अपने सेहत के मसाइल को, वो हमारे सामने एक रोल मॉडल है। आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गई, आप भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, ये कैसा निज़ाम है जिसमें ताकतवर जो है झूठ बोल के चला जाता है और उसके बाद हम हाथ मलते रह जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसका? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब का, वो बात ये है कि जो उस वक्त जो सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में वो बाहर उनको हुकूमत ने जाने की इजाजत दी थी, उस सिचुएशन और आज का अगर आप मुकाबला करें तो उसमें बहुत फर्क है। वो जब आए थे हमारे पास अस्पताल के अंदर, तो तब उनकी लो प्लेटलेट काउंट था, और लो प्लेटलेट काउंट जो है किसी भी बंदे को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा हो सकता है। उसका इलाज हमने यहाँ शुरू कर दिया था, और वो नेचुरली उनका जो प्लेटलेट्स थे वो बहुत हद तक स्टेबलाइज हुए थे जब वो उनको हमने डिस्चार्ज किया 14 दिनों के बाद। उसके बाद उन्होंने डिमांड जो किया, असल में जो अपने जिस इलाज के लिए वो इंसिस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो मेरे दिल की तकलीफ है उसका मैं इलाज यहाँ नहीं करवाऊंगा, मैं बाहर जाके इलाज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लो प्लेटलेट काउंट है, मैं किसी किस्म का यहाँ रिस्क लेना नहीं चाहता। और उस बेसिस के ऊपर एक इंसानी हमदर्दी के तहत उस वक्त हुकूमत ने इजाज़त भी दी, और उनका उसने इन्होंने बेल भी दी थी, अपना कोर्ट ने भी इजाज़त दी। मकसद ये था कि उनके जाने पे ये कहा गया था कि भाई आप जब वहाँ जाएंगे तो अपना जो इलाज करवाएंगे उस इलाज के मुताबिक हमें आप रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, ताकि अगर मजीद आपको बेल की तौसीह की ज़रूरत पड़े तो आपको बेल की तौसीह भी दी जाएगी। इससे ज़्यादा और क्या हमदर्दी की जा सकती है, सिर्फ इस वजह से कि ये ना हो कि किसी किस्म की इलाज में कोई कमी रह जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपकी बात, मैं कता कलामी की माफ़ी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो जो अगली बात आप जी जी आप जो रिपोर्ट आई है और अब फिर एक और नई अभी जो रिपोर्ट दोबारा शाया हुई है जी, उन रिपोर्टों में कोई फर्क ही नहीं है। जो आज से 2 साल पहले उनकी कंडीशन थी उसमें और आज की कंडीशन में इसलिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दिल की तकलीफ तो उनकी बहुत पुरानी है। 2003 के 2000 मेरा ख्याल है एक दफा 2004 के अंदर वो जिस स्पेशलिस्ट ने उनको भेजा है ने सऊदी अरेबिया में जो भी उसने ऑपरेशन किया था, वो उसके बारे में कोई ऐसी बात बड़ी न्यू बात है कि उस जमाने में उनको स्टेंट रखे गए, फिर स्टेंट के बाद उनकी फाइनली ये जब ये थे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका कैबिनेट हुआ, यानी बाईपास सर्जरी हुई, और वो बाईपास सर्जरी जो है जिस तरह हुई है उसके अंदर खास तौर के ऊपर
3 जो आर्टरीज थी मेन, उनको उनकी बाईपास हुई और वो ठीक रहे। उसके बाद एक वो जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी उसमें थोड़ा सा मसला बना। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, अब मैं चाह रहा हूँ, मैं जो पूरा जो जिस टॉपिक पे मैं आपसे चाह रहा था ना वो लेना कि एक उसमें कहा गया कि जी उन पे ना जहनी दबाव बहुत है। तो डॉक्टर साहब ये जो पाकिस्तान में लोग हैं जो शदीद जहनी दबाव में रहते हैं, अब सिर्फ एक शख्स का जहनी दबाव जो है वो इतना अहम है जिसके लिए पूरा इंसाफ और अदालतें और पूरा निज़ाम जो है वो झुक जाता है, और जो यहाँ पे पाकिस्तान में जहनी दबाव की वजह से शरियानें फट जाती है उनका कोई वो नहीं है पुरसाने हाल? देखिए जी, मकसद ये है कि हमने जब आप बात करते हैं ना कि ये तो एक अपने हर एक इंसान की अपनी सोच का तरीका है, और ये नवाज शरीफ साहब के अपने सोच का तरीका है, हमारे सोच का तरीके में और उनके सोच के तरीके में बहुत फर्क है। हम तो अपने मुल्क के अंदर रह के अपना इलाज करवा के अपने मुल्क के साथ ही रहते हैं और सोचते भी नहीं आज तक बाहर जाने के लिए। हालांकि जिस तरह आपने फरमाया है कोई मुझे कोई ऐसा मसला तो नहीं है, मैं तो अपनी वैसे भी मेरी सारी बाहर की ट्रेनिंग हुई हुई और मेरे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मैं कहीं भी जाना चाहती अपने किसी भी इलाज के लिए मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे अपने डॉक्टरों के ऊपर यहाँ एतमाद है और मैं यहाँ रहती हूँ और ज़हनी दबाव किसी ऊपर नहीं होता। सबसे बड़ी ये बात है, जेल कोई जगह तो ऐसी नहीं है ना जहाँ बंदा बिल्कुल। अब बस ये बताइएगा जो हेल्थ कार्ड है उसकी पंजाब में क्या सूरत हाल है? कल तकसीम हुआ है कार्ड बावलपुर में, मैं हाले राब्ता कट गया। शफीक साहब, हम डॉक्टर साहब से बात हो रही, सलमान साहब आपसे मेरे हाले में सवाल कर रहा था। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है जी, यकीनी तौर पे वो बीमार होंगे, मुझे तो उसमें कोई दो आरा नहीं है, लेकिन अब उस बीमारी के अंदर एक सियासत जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई है और वो सियासी ढाल बनाकर ना अपनी बीमारी को लेके चलना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, वो सारी की सारी मीडिया ब्रिगेड, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो जो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ साहब बेचैन है पाकिस्तान आने के लिए और बस वो अभी आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं उनका हाथ पकड़ के खुद लेके आऊंगा। और कई जर्नलिस्टों ने तो तारीखें भी दे दी कि नवाज शरीफ साहब जनवरी में पाकिस्तान होंगे। अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी है ये असल में नवाज शरीफ साहब ने उनके मुंह पर मारा है और कहा है कि जनाब मैं कोई नहीं आ रहा पाकिस्तान, ना मुझे पाकिस्तान में आने में कोई दिलचस्पी है, मैं तो जहनी दबाव का शिकार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो फना हूं। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर ये सारी बातें जो उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लिखी हैं तो सवाल ये है कि वहां बैठ के वो तो पूरा का पूरा एक सियासी एजेंडे के तहत सियासी सरगर्मियां करते हैं, मुलाकातें करते हैं, बयानात देते हैं, मुलाकातें करते हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को बुला के मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ सफीरों के साथ मुलाकातें करते हैं, उनके इसहाक डार साहब उनकी मुलाकातों का एहतमाम करते हैं। एक शख्स जो जहनी दबाव का शिकार है सर, उसको क्या जरूरत है इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का? मकसद सारा बड़ा सादा सा है, वो एक सियासी एजेंडा है और वो पाकिस्तान आएंगे, जरूर बिल्कुल आएंगे, पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन एक डील के साथ, वैसे ही डील जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई थी, यानी कोई उनको कुछ कहे ना, यहाँ के कानून कुछ ना कहे, यहाँ की अदालतें कुछ ना कहे, यहाँ की रियासत कुछ ना कहे, यहाँ की हुकूमत कुछ ना कहे, यहाँ कुछ भी उनको कुछ ना कहा जाए और ये कहा जाए कि जनाब अब आप पूरे मुकम्मल तौर पे आपको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, वापस आए पाकिस्तान में बड़े डटाई के साथ सियासत करें, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का खेल जो नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं ये सियासत है और खुद मुस्लिम लीग नून भी सियासत कर रही है और उनके हामी जर्नलिस्ट भी इस इशू के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ठीक है, फवाद साहब ने इस हवाले से जो गुफ्तगू की एक शॉर्ट छोटा सा है वो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके जाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका न सिर्फ ये जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी बल्कि जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। सख्ती से नोटिस लेगी अदालतें, तवक्को है फवाद साहब को, और मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से इस बार दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए राणा साहब, अदालतों को तो इसका ज़रूर नोटिस लेना चाहिए क्योंकि अदालत के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि हुकूमत ने भी जो नवाज शरीफ साहब को कबीना में फ़ैसला किया था बाहर जाने का, उसके साथ तो जितने इल्ज़ामात थी मालियत के इन पर इल्ज़ामात थे, 7 अरब रुपये का जो है वो बांड जो है उसका डिमांड किया गया, उसके खिलाफ तो शहबाज शरीफ साहब अदालत में गए थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इस रिपोर्ट से एक फ़ैसला जो है वो वाज़े हो गया कि अब वो पाकिस्तान किसी सूरत नहीं आएंगे
और अब अगर पाकिस्तान शफीक साहब, नवाज शरीफ साहब ने आना है तो वो हुकूमत ही अगर कुछ इकदाम करेगी तो फिर उसी सूरत में आ सकते हैं। और सबसे पहले तो हमारा जो मामला चल रहा है ट्रीटी का, मुजरमान के तबादले का बरतानिया के साथ, हुकूमत को इसको भी जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाना होगा। क्या वजह है कि इस वक्त भी 99 ममालिक के साथ बरतानिया का मुआहदा जो है मुजरमान की तबादले का मौजूद है, तो पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा है वो सिरे जो है वो क्यों नहीं चढ़ रहा। और उसके साथ अगर आप देखें कि ये जो डॉक्टर साहब हैं कि ये अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में मुकीम हैं, और नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम हैं, और वहां से उनको बुलाया जाता है और उनकी जो है रिपोर्ट भी मर्जी की लिखवाई जाती है। उसी तरह की रिपोर्ट, जिस तरह की रिपोर्ट्स पर वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, बरतानिया गए थे, और जिस तरह का जो कतरी खत था, जिस तरह की ट्रस्ट डीड थी, जिस तरह के इन्होंने जो है वो राना शमीम का बयान हल्फी बनवाया था, तो ये इन मामलात में जो है ऐसी दस्तावेजात और रिपोर्ट्स और फैब्रिकेशन में जो है इनका कोई सानी नहीं है। राणा साहब मसला ये देखें ना कि भाई ये रिपोर्ट क्या है। आप यहाँ देखें, अक्सर आप जाते हैं ना कि भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, मौजूद के साथ ये है, कोई इसको तरदीद करे, आपको पता ये सच है। एक डॉक्टर को रिपोर्ट पड़ी होती है टू whom it may concern, और वो स्टैंप लगा देती है, ये वो स्टैंप है। आपको कहा गया था कि लंदन से रिपोर्ट भेजिए अपनी, बजाय लंदन से कंसर्न डॉक्टर से बजाय आपने एक अपना डॉक्टर एक हायर कर लिया। जिस डॉक्टर को आप फीस देंगे तो क्या वो आपके बात नहीं मानेगा? क्या ये स्ट्रेस, ये वो सारी चीज़ें किसको नहीं है? यानी लंदन में आपको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आबो आपको रास नहीं है। नहीं, जहाँ आपने लूट मार करके अपना वहाँ अपने महल बना लिए, वहाँ की आपको आबो हवा रास है, लेकिन पाकिस्तान की आबो हवा रास नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बनी ही नहीं। ये बने हैं बस लूट मार लेके मार करके बाहर चले जाओ और वहाँ पे अपनी मर्जी से रहो। और ऐसे बेशुमार डॉक्टरों की रिपोर्टें जो है वो अपना वो बनवा सकते हैं, ज़रा वो सरमायादार आदमी है। और इसके बजाय कि जिस तरह जो डील करके गए थे, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि आप लंदन से अब रिपोर्टें भेजें, तो उसकी रिपोर्ट नहीं भेजिए कि नया शोशा खड़ा कर दिया। एक ये इसे मैं कहूँगा ये ना ये तिब्बी शोबदाबाजी है। अच्छा, ये तिब्बी शोबदाबाजी के बजाय एक और ट्रक की बित्ती लगा दिया। तो भाई जो आपको अदालत ने आपसे कहा था लंदन से रिपोर्टें भेजें आप, और फिर उसकी तस्दीक हो। अब एक नया उन्होंने इशू खड़ा कर दिया। और ये इनकी जो मीडिया मैनेजमेंट है ना, जो इनकी मीडिया ब्रिगेड और जो उनके 5-6 तर्जुमान है जिनका सुबह शाम काम यही है कि हम करप्ट नहीं है। भाई ये बात करते रहे गिरबान में झांक लिए कि आप करप्ट हैं कि नहीं है। और ये अपने खालसा में ठीक कहा कि अब उनका चैप्टर जो है कम से कम क्लोज हो गया है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। और जो लोग सब ढोल बजा रहे थे अयाज सादिक समेत के मैं खुद लेने जाऊंगा, बाँ पाने के लिए आऊंगा, उन्हें कहा मेरा हाथ छड़ दे, मैं नहीं आना। शफीक साहब, सिर्फ डॉक्टर साहब से जो रिपोर्ट लिखवाई है नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी की, उसमें सिर्फ सफर करने से मना किया, बाकी वो जो सारे काम लंदन के अंदर कर रहे हैं, सारा दिन वो लंदन में घूमते हैं, तमाम रेस्टोरेंट जो है लंदन के वहां पर वो जाते हैं, उनसे मना नहीं किया गया। अच्छा, ये सार साहब ये बताइए, अभी फवाद साहब का भी आपने क्लिप सुनाया है, इन्होंने भी, खालिद साहब ने भी कहा, शफीक साहब ने भी कहा, आपको लगता है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है पंजाब की इसमें, इसको वफाकी हुकूमत चैलेंज करेगी? एक बात, क्या ये सवाल उठाया जाएगा कि एक शख्स जो लंदन में बैठा हुआ है, इलाज वो लंदन में करवा रहा है, दवाई रिपोर्ट वो अमेरिका के डॉक्टर से मंगवाता है, तो ये किस अस्पताल में जाते थे? यानी अमेरिका तो नहीं गए थे वो इलाज कराने के लिए, तो ये तो लंदन में थे ना, तो ये लंदन का अस्पताल और लंदन का डॉक्टर क्यों नहीं सामने आ सकता? इसके पीछे क्या एजेंडा है? देखिए भाईजान, जो लोग पाकिस्तान में बैठ के अपनी मुखालिफ हुकूमत की मौजूदगी में अपनी मर्जी की रिपोर्टें बनवा सकते हैं, क्या बात है, क्या कमाल की बात की आपने। वो उनके लिए लंदन में बैठ के रिपोर्ट बनवाना कोई बड़ा मसला है? पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, इदारे पीटीआई के कंट्रोल में है, रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ की मर्जी की बन रही है, जिनके पास दामन में कोई शीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, है जो यहां बैठ के करामात कर सकते हैं, तो उनके लिए लंदन में बैठ के क्या करना है? लेकिन एक चीज शफीक साहब मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का इंसाफ एक 50 रुपए के कागज के ऊपर खड़ा होता है? वो खालिद साहब 50 रुपए के एक पेपर के ऊपर एक शख्स जो जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन अदालत पाकिस्तान की जो है वो फैसला है कि ये खाइन भी है, ये सादिक भी नहीं है, ये अमीन भी नहीं है, वो एक जिसके मुतालिक ये कह दिया गया कि ये झूठ बोलता है, उसके 50 रुपए के पेपर को आपने यकीन कर लिया। ये कैसा भी है दोहरापन है यार। राणा साहब, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना कुछ
अब उस बेहतर शेयर आप इसमें फिट कर सकते हैं कि देखिए ना कि अदालत ने तो कह दिया, लेकिन क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि चलो अदालती फैसला आ गया, अब इनको जाने दें। वो जो अपना ECL पे नाम था, वो कंडीशन के साथ कोई वो बॉन्ड फिक्स कर देते कि भाई आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको अलाउ करते हैं। ECL से नाम हटाना तो गवर्नमेंट ने था ना जी। तो वहाँ कोई बॉन्ड उस पर कर देते हैं कि इतनी रकम, इतनी प्रॉपर्टी प्लज करके जाएं, आप जा रहे हैं, आपने आना कि नहीं आना। मेरा ख्याल है ये अब अगर कर दें कि अब जा रहे, और एक और लाइन लगी हुई है जो हम सुन रहे हैं, शहबाज साहब जा रहे हैं, उसने सलमान साहब ने कहा फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है, तो अब ये कर दें कि एक ऐसा कानून ले आए या कैबिनेट में अप्रूव करा लें कि अब जो अपने जिसका ECL पे नाम है वो अगर जाएगा तो कुछ सर्टेन अमाउंट और सर्टेन प्रॉपर्टी प्लज करके जाएगा, ताकि इनकी जान तोते में नहीं, इनकी जान अपनी जायदाद में, अपने रुपए पैसे में, जब वो प्लज करेंगे तो फिर उनको आना होगा। अब मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और कैबिनेट से कि वो ऐसा कानून पास कराएंगे जो जाए ECL में नाम हो वो कुछ प्लज करके जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। और गवर्नर सिंध ने कल एक ट्वीट किया है इसी बीमारी के हवाले से, और उसमें उन्होंने एक शेर जो है वो क्या ट्वीट किया, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। कहते हैं कि कोई तो अहद निभाओ, चलो अब लौट आओ, मालूम ना था दिल टूटना भी बीमारी है। दिल टूट जाए तो बड़ा इंसान को दुख होता है, और अमीर का दिल टूट जाए, ताकतवर का दिल टूट जाए तो फिर समझे दुनिया हिल के रह जाती है। गरीब की तो गर्दन भी टूट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आते हैं। करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। जी वेलकम बैक। और हम अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की। कल उन्होंने लाहौर में मुलाकातें की मुख्तलिफ चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स के साथ, और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के पास अगर अक्सरियत है, जितने वो दावे कर रहे हैं, तो अगर उनके पास 34 अरकान है तो आ जाएं MNAs लेके और आके हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आएं, गिरा दें हुकूमत को। तो एक चैलेंज कर दिया उन्होंने, और वो मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल साहब जो हैं अब उन्होंने तय कर लिया कि हुकूमत के साथ तो टफ टाइम उन्हें देने ही देना है, लेकिन नून लीग को भी स्पेयर नहीं करना। ठीक है, मुस्लिम नून को उन्होंने अपना ना शीशा आईना दिखा दिया है। अगर ये आप दावा करते हैं कि हम अपना पीपल्स पार्टी के बगैर अगर वो अदम एतमाद ला सकते हैं तो आएँ लाएँ। ये सारे ना ये शुबदाबाजियाँ हैं, पहले मैं कह चुका हूँ, ये सियासी शुबदाबाजियाँ हैं कि हाँ हुकूमत आज गई कल गई, और फिर इनका इस्तीफ़े, और फिर इनका लॉन्ग मार्च, फिर धरना। और हमारे प्रोफेसर जो है, एक तो हमारे क्रिकेट के प्रोफेसर है ना, वो काबिल इज़्ज़त है, एक सियासी एहसन इकबाल साहब, उनकी सुने तो लगता है कि हुकूमत पता नहीं क्या हो जाएगा। अब बिलावल साहब ने उन्हें बता दिया है कि भाई अब ये आप अपने जो 34-35 अरकान लेके आए। ऐसा मैंने जो अपोजिशन और PDM के साथ साथ है ना, उसकी हंडिया बीच चौराहे में फोड़ दी है। और ये उन्होंने उनको एक नया चैलेंज दे दिया कि आप इस पर आप आएँ, बात करें, लेके। लेकिन देखिए इस पर मुस्लिम लीग नून नहीं बोलेगी, ना मुस्लिम लीग नून बोलेगी, ना शहबाज शरीफ बोलेंगे, ना मरियम नवाज साहब बोलेंगे, ना लंदन में बैठे साहब बोलेंगे। और ये अपना बस वो कहते हैं ना, एक गुम बयान हो जाएगा भी, ये इन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार कर लेंगे। अब अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है आप लेके आएँ और अदम एतमाद करें। सेनेट में आपने देख लिया, आपका अपोजिशन लीडर तो पहुँच सका, अल्लाह के बंदो, जहाँ एक वोट से आपका अपोजिशन लीडर नहीं पहुँच सका, 4 इसके मुस्लिम नून के नहीं पहुँच सके, और कुछ भी पार्टी के नहीं पहुँच सके, 10 लोग आपके मिसिंग थे। और बात करते हो कि पंजाबी की मिसाल है कि ज़ात कोड़ गली शतीरी नूं जफियाँ। तो भाई ये इन्होंने अपना ये तो बिलावल ने भी ये कह दिया है कि भाई अब मैदान में आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले सेनेट का देख लेंगे आप लोगों ने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, पूरी कौम जो है ना आपको क्या किन अल्फाज से याद कर रही है। बल्कि मैं तो कहूँगा आपकी इजाज़त से
कि लोटे करी करा लो पुराने नवे करा लो, ये मैसेज दिया उन्होंने सेनेट में। पार्टे कली करा लो पुराने, लोटे कली करा लो। अच्छा लोटे कली। आपको पता है मेहदी हसन खान साहब जो थे वो जाहिर है सुरों के बादशाह थे, लेकिन वो बड़े कोमल सुरों के उनसे ये गाना गुआ दिया था, पांडे कली करा लो पुराने नवे करा लो, 5 रुपए में पावे छोटी पावे मोटी, आ गया सीधा कली कर, ये गाना गुआ दिया गया था उनसे कहने में मेहदी हसन खान साहब से। इसमें खास तौर पे बिलावल साहब ने जो कल बातें की हैं उसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जी जी। एक तो ये बात साबित हो गई है, जो लॉन्ग मार्च है ना पीपल्स पार्टी का, ये हुकूमत से ज्यादा नून लीग के खिलाफ है, एक बात। और ये जो 34 अरकान की उन्होंने कहा है ना, ये मतलब उनको चैलेंज ही कर दिया कि भाई अगर आपके पास है तो ले आए, बड़े दावे तो आप बड़े करते हैं। प्रोफेसर साहब रोजाना की बुनियाद पे रात को अपना हुकूमत गिरा के सोते हैं, सुबह फिर हुकूमत अपनी जगह पे कायम होती है। लेकिन दो बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं जिससे आपको उनकी पॉलिटिक्स को, फ्यूचर को डिटरमिन करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा हम कोई वज़ीर आज़म हाउस का गिराव नहीं कर रहे, ना हम कोई पार्लियामेंट का गिराव कर रहे हैं, हम कोई लंबा लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, हम तो जो करेंगे पार्लियामान के अंदर करेंगे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने की कि देखिए एक ही रास्ता है अगर हुकूमत को घर भेजना है, वो है तहरीक अदम एतमाद का, और अगर अपोजिशन समझती है, पीडीएम समझती है तो हमारे साथ आके खड़ी हो जाए, यानी हमारे एजेंडे पे आ जाए तो हम तो आगे चलने के लिए तैयार है, वरना हुकूमत गिराना उनका एजेंडा नहीं है। ये सारी की सारी एक मुतबादल अपोजिशन के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश है बिलावल साहब की, और उनका टारगेट जहां हुकूमत हो सकती है वहां मुस्लिम लीग नून भी उनका खास टारगेट है, जिसकी बुनियाद पर ये सारी सियासत खेली जाती है। चूँकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया है तो मैं चाह रहा हूँ, कुछ बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन पे बात करनी है, तो शॉर्ट कमेंट्स मैं चाह रहा था। कल जो बिलावल साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जब खुद मुसीबत में होते हैं तो तब उन्हें पार्लियामेंट याद आ जाती है, और जब वो मुसीबत में नहीं होते तो उन्हें पार्लियामेंट का ख्याल भी नहीं होता। आज फिर उन्हें पार्लियामेंट की बड़ी याद आ गई। राणा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों सतह पर जो है वो इत्मीनान की फ़ज़ा कायम नहीं है। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि नून लीग का जो है वो एजेंडा जो है, सियासी एजेंडा, वो गैर वाज़ेह है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो का एजेंडा है उसमें क्लैरिटी है। सबसे बड़ी क्लैरिटी ये है कि वो जो चाहते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आइन और कानून के तहत जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। अब वो इस्लामाबाद जाकर वहाँ का निज़ाम मफलूज नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ अपनी जो इंतहाबी कंपेन है, इलेक्शन कंपेन है, वो चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये असेंबलियां अपनी 5 साल मुद्दत जो है वो पूरी करें और इस दौरान उनको भरपूर तैयारी का मौका मिल जाए, और ख़ास तौर पर उनका हदफ जो है वो पंजाब है कि अगले इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में उनको पंजाब के अंदर कुछ अच्छे कैंडिडेट मिल जाएं। बिल्कुल ठीक है। और बिलावल साहब ने इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी पार्टी को एक गर्दाब से निकाल के एक मेन स्ट्रीम में लेके आए। पंजाब के अंदर जहाँ पे उनको कैंडिडेट काउंसलर का नहीं मिल रहा था, अब उन्होंने एक माहौल बना दिया है। कल एक साबिक सवाई वजीर है यहाँ से शेखपुरा से राय एजाज अहमद, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल है। कोई ना उक्का दुक्का लोग अब उनकी तरफ आना शुरू हो गए। नहीं बिल्कुल खालिद साहब, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, बिल्कुल मैं ईमानदारी की बात है, मेरे अंदर भी दिल धड़कता है पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा सर, कल बड़ा एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और वो जो सिंध के अंदर एक फस क्रिएट हो गया था और बलदियाती कवानीन के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो थी वो हो गई थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जनाब अली सिंध के जो बलदियाती इदारे हैं वो आइन के तहत ही चलेंगे, और जो एक्ट है ना 74 और 75 उसे लोकल गवर्नमेंट का कलादम करार दे दिया। डॉक्टर साहब, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। इसमें जो रोज़ चल रही थी सिंध में बलदियाती कवानीन के हवाले से, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसमें जमात इस्लामी ने धरना दिया, फिर PTI, फिर MKM और बाकी जमातें भी इसमें आ गई। और ये बहरहाल उसमें एक PTI ने कहा कि जमात इस्लामी तो हाथ कर गई है सिंध के लोगों के साथ ना। अब देखें ये जो इस कानून के फैसले ने कहा कि सिंध के बलदियाती एक्ट को आप आइन के मुताबिक बनाएं। अब आयन के मुताबिक बनाने को 10 इदारे हैं, मैं 10 आपका टाइम नहीं है, 10 इदारों का मैं नाम नहीं लूँगा। वो 10 इदारे जो दूध देने वाली गायें हैं ना, उनका इनको हवाले करें बलदियाती इदारों को, जो उनका हक है। जैसे में मोटे मोटे हैं, सिंध फूड अथॉरिटी है, सिंध मास ट्रांजिट है, मास्टर प्लान है, फिर दूसरे इदारे हैं जो अपना शहर का मास्टर प्लान बनाते हैं कि नया ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। ये हक है बलदियाती इदारों का। हाँ बिल्कुल जाहिर है। आप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जिस पे इख्तलाफ था PTI का, MKM का और बाकी जमातों का,
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है कि उसको आइन के मुताबिक लेके, और आइन में ये है कि ये इदारे जो हैं, फिर आपका सॉलिड वेस्ट है, लोकल दूसरी अपना जो मकामी इंतजामिया है वो बलदियाती इदारों के पास रहेगी। ये लैंडमार्क डिसीजन है और इसका आगे भी असरात पड़ेंगे। और आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में अगर ये दूध देने वाली गायें जो हैं ये सिंध हुकूमत के पास नहीं होगी तो फिर उसके नतीजे कुछ और ही निकलेंगे। मैं चाह रहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर कल तफसीली बात करें। अभी मैं चाह रहा था कि जो रोज़नामा पाकिस्तान का इदारिया है, और आज चूँकि हम इसी पे गुफ्तगू ज़्यादा कर रहे हैं कि आला अदलिया से जो तवक्कुआत हैं वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अदलिया के लिए। देखिए, जो नए चीफ जस्टिस साहब आए ना, उनके सामने 2-3 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आलमी रैंकिंग है जस्टिस सिस्टम की, वो बड़ी क्रिटिकली डिस्कस हो रही है। बिल्कुल ठीक हम है। बहुत नीचे चले गए, डाउन चले गए। तो इसको कैसे वो ऊपर लेके आए, कैसे इसको अपलिफ्ट करें, कैसे परसेप्शन को बिल्ड करें कि पाकिस्तान में जुडिशरी, पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम ग्रो कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह कि कैसे हमारा अदालती निज़ाम जो है, इंसाफ का निज़ाम आम आदमी के साथ खड़ा होता है। और ये जो दोहरे मेयारात हैं जिसका जिक्र बार बार प्राइम मिनिस्टर करते हैं अपनी, उन्होंने उस दिन आपको पता टेलीफोनिक कॉल पे उन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपना अदालतें जो है वो अपना आला किरदार अदा करें, वो किरदार अदा करें जो लोगों की तवक्कुआत हैं। खास तौर पे मैं समझता हूँ ये जो भी खालिद साहब ने कहा था ना कि वो जो अपना रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, इस्लाहाती रिफॉर्म्स, उसको जोड़ें, उसको अपने एजेंडे का अपना हिस्सा बनाएं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो एक बड़ी रिफॉर्म्स चाहता है, एक बड़ी सर्जरी चाहता है। ये इस वक्त एक चैलेंज है नए चीफ जस्टिस के ऊपर, हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारी बार एसोसिएशन के ऊपर कि वो इसमें अपना रोल प्ले करें। अगर ये रोल प्ले करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है या इंसाफ का निज़ाम है वो एक क्रेडिबल सिस्टम की तरफ जा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो तलत मसूद साहब का कॉलम है, उसमें उन्होंने राइजिंग अप टू द मल्टीपल चैलेंजेस, उसमें उनका 3 बड़े चैलेंज हैं: सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और इलाकाई ताल्लुकात। ये वही है जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्लान है उसको सामने रख के ही कॉलम है। देखिए, एक तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो प्लान है या पॉलिसी है उसकी मुताबिक उन्होंने अपना जो कॉलम है उसकी रोशनी में लिखा है। लेकिन राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर उसी सूरत में फिर मुआशी जो है तौर पर पाकिस्तान जो है मुस्तहकम होगा। और इसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत और अपोजिशन तमाम जमातें हैं उनको कम से कम हमारी जो इक्तसादी पॉलिसियाँ हैं उस पर जो है एक मौक़िफ़ जो है वो लेना होगा। और इसी तरह जो रिफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं या जिस तरह ये पैकेज जो है पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिया है, ज़ाब्ता फौजदारी, ज़ाब्ता जो है ताज़ीरात पाकिस्तान और जो कानून शहादत है, ये तमाम जो तरामीम है या इस्लाहात हैं, इन पर सबको मुतफ़िक होकर कोई जो है वो इक़दाम उठाना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी, और टॉप ट्रेंड था मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने तो साबित किया कि वाकई वो क्रिकेट के सुल्तान ने, 4थी मुसलसल फतह हासिल की। लेकिन कल की में शादाब खान की जो बैटिंग थी उसने मज़ा दे दिया। उसने अकेले ने जिस तरह सोलो फाइट की, कैप्टन इनिंग खेली, मैं समझता हूं कि वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कैप्टन सियासी इनिंग खेल रहा है और वो ऐसे चौके छक्के मार रहा है उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों की बॉलिंग के खिलाफ जो करप्शन के बड़े चैंपियन बनते हैं। समझते हैं हम करप्शन की गूगली कर सकते हैं, और एक कप्तान जो है वो वहाँ पे उस करप्शन की गूगलियों को छक्के मार रहा है। दूसरी तरफ शादाब ने भी बहुत आला परफॉर्मेंस दी। आज हमारे लाहौर का मैच है पेशावर जुल्मी से, और लाहौर ये जाहिर है खुले दिल के लोग हैं, हारूर भी जाते हैं लेकिन लड़ के हारते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज हमारे जो कलंदर है वो वाकई ग्राउंड के अंदर भंगड़ा डालेंगे, वो भंगड़ा डालेंगे जो कलंदर डालता है। और वो कहते हैं ना कि जो हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। हमें पता है कलंदर जो है वो हमेशा तारों की तरह चमकता रहेगा। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।